नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार शर्मा आपके इस पसंदीदा YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं राजकुमार आज आपके लिए इस पसंदीदा YouTube चैनल पर मनोविज्ञान की सीरीज को शुरू करने जा रहा हूं। दोस्तों, आशा करूंगा कि आपको यह सीरीज अच्छी लगेगी और आगे आने वाले जितने भी शिक्षक भर्ती के एग्जाम है उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा अपना योगदान देगी। आपको इसमें हर एक टॉपिक करवाया जाएगा जो आपके सिलेबस के अनुसार ही टॉपिक इसमें आपको मिलेगा। तो अभी हम सिर्फ रीड की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा एग्जाम जो होने वाला है वो फिलहाल रीड का होने वाला है और कभी भी डेट उसकी डिक्लेयर हो सकती है। तो दोस्तों, उसको मद्देनजर रखते हुए हम सबसे पहले वो टॉपिक करेंगे जो हमारे रीड के अंदर आज पूछे जाते हैं या रीड में आने वाले हैं आपके सिलेबस के अनुसार। तो सबसे पहले हमें ये बात का जरूर ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान को रटना नहीं है दोस्तों। रटोगे तो मनोविज्ञान कतई समझ में नहीं आएगी। मनोविज्ञान को समझना है। कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, उस कमी को आपके सामने उसको कमी को दूर किया जाएगा। तो दोस्तों, डरना नहीं है, जितना है समझो, अच्छे नोट्स बनाओ, कोई कमी लगे तो बताना। तो सबसे पहले जो आज हमारा मनोविज्ञान का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। तो हम मनोविज्ञान के सामान्य परिचय की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों मनोविज्ञान को हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। तो मनोविज्ञान का अर्थ निकलकर हमारे सामने क्या आता है? अगर हम ऐसे साधारण तौर पर देखें तो मनोविज्ञान का साधारण तौर पर नाम पढ़ने से हमें ये समझ में आता है कि मन का विज्ञान। परंतु दोस्तों, मन का विज्ञान कतई नहीं होता। मन का विज्ञान तो कब का ही निरस्त कर दिया गया है। तो अभी फिलहाल इसको हम क्या कहते हैं? वर्तमान युग के अंदर तो हम इसको कहते हैं व्यवहार का विज्ञान। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे 1590 के अंदर। 1590 के अंदर रुडोल्फ गोयकल एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इस मनोविज्ञान शब्द का क्या किया? प्रयोग किया था। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। रुडोल्फ गोयकल ने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। अब बात करते हैं कि मनोविज्ञान कौन से विषय से निकल कर आया। हम पढ़ते हैं, एक हमारा सब्जेक्ट होता है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र को सभी ने पढ़ा होगा या आपने पढ़ा भी होगा कि दर्शन शास्त्र के अंदर किस चीज का अध्ययन किया जाता है। तो दर्शन शास्त्र में दोस्तों आत्मा और परमात्मा की बात की जाती है। इन दोनों के आपस में मिलन की बात की जाती है कि आत्मा का परमात्मा के साथ क्या मिलन, कैसे मिलन होता है। तो दोस्तों, मनोविज्ञान को इसी दर्शन शास्त्र के अंदर पढ़ा जाता था, यानी कि दर्शन शास्त्र के एक अंग के रूप में पढ़ा जाता था। इस विषय का एक अंग था ये मनोविज्ञान। इस विषय के अंदर ही इसको मनोविज्ञान को पढ़ा जाता था। जैसे आज के युग के अंदर मनोविज्ञान के अंदर अनेकों प्रकार की शाखाएं हैं। जैसे हम बाल विकास को अलग पढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान को हम अलग पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार दर्शन शास्त्र के अंदर भी इस मनोविज्ञान को अलग से पढ़ा जाता था, यानी कि एक अंग के रूप में पढ़ा जाता था। तब इस दर्शन शास्त्र के अंदर सबसे पहले एक दर्शन शास्त्री हुए जिनका नाम था अरस्तु, जिसका नाम था अरस्तु। और इस अरस्तु ने सबसे पहले क्या किया? इस मनोविज्ञान को अलग से पढ़ने के लिए, इस मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से थोड़ा अलग पढ़ने के लिए या एक मानव के व्यवहार को जानने के लिए अरस्तु ने क्या कहा कि हमें सबसे पहले इस मनोविज्ञान को अगर पढ़ना है, अगर एक व्यक्ति के व्यवहार को हमें जानना है तो हमें इस मनोविज्ञान को थोड़ा अलग पढ़ना पड़ेगा। तब जाकर हम एक व्यक्ति के व्यवहार को समझ पाएंगे। तब अरस्तु ने इस मनोविज्ञान को सबसे पहले क्या कहा? आत्मा का विज्ञान। सबसे पहले क्या कहा? आत्मा का विज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहने वाला व्यक्ति कौन था? अरस्तु था। और अरस्तु
के साथ अरस्तु का जो गुरु था, कौन था आप सभी जानते हैं, प्लेटो। इस प्लेटो ने अरस्तु की इस विचारधारा का समर्थन किया। और एक व्यक्ति और था जिसका नाम था डेकार्टे। डेकार्टे भी क्या था, इसका शिष्य था। डेकार्टे इसका शिष्य था और ये इसका शिष्य था। इन तीनों ने मिलकर इस मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। और ये कब की बात है दोस्तों, ये 15वीं सदी की बात है। 15वीं सदी के अंदर सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाला व्यक्ति कौन था, अरस्तु था। अरस्तु ने कहा कि अगर एक व्यक्ति के व्यवहार को हमें समझना है तो उसकी आत्मा का अध्ययन करो, उस दर्शन शास्त्र के अकॉर्डिंग। उस दर्शन शास्त्र के अकॉर्डिंग अरस्तु ने कहा कि हमें मनोविज्ञान को पढ़ने में आत्मा की जरूरत है। हमें आत्मा के विज्ञान के रूप में हम इस मनोविज्ञान को हम पढ़ सकते हैं। अब इन सब के इस विज्ञान को देने के बाद जब 15वीं सदी से हम जब 16वीं सदी के अंदर पहुंचे दोस्तों, तब जाके क्या हुआ कि इनके सामने एक क्वेश्चन मार्क लग गया इस विज्ञान के ऊपर। इस विज्ञान के ऊपर क्या लगा, एक प्रश्न चिन्ह लग गया कि हम आत्मा को किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, आत्मा को किसने देखा है। तो दोस्तों आत्मा का कोई रंग रूप यानी कि स्थूल, सबसे पहले स्थूल रूप या मूर्त रूप नहीं होता, क्योंकि आत्मा का कोई हम रंग नहीं बता सकते, कोई रूप नहीं बता सकते। तो हम जिस चीज को हमने देखा ही नहीं उस चीज का हम अध्ययन कैसे करेंगे। और इस विज्ञान शब्द की परिभाषा क्या होती है, तो विज्ञान शब्द की जो परिभाषा होती है वो ये हम कहते हैं कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन करना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। और क्रमबद्ध अध्ययन किस चीज का होता है, जो चीज हमारे पास उपलब्ध हो और जिस चीज को हमने देखा हो या जिस चीज का अमूर्त रूप हो या जिस चीज का स्थूल रूप हो, उस चीज का हम क्या करते हैं, एक लैब के अंदर अध्ययन कर सकते हैं। परंतु इस आत्मा का कोई भी मूर्त या स्थूल रूप नहीं था, कोई इसका रंग रूप नहीं जानता था, कोई किसी ने इसको देखा नहीं था। और जो चीज हमारे सामने ही नहीं है हम उसको विज्ञान कैसे कह सकते हैं। तो इसको विज्ञान जब हम नहीं कह सकते तो हम उसका अध्ययन भी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए इसको 16वीं सदी के अंदर इस विज्ञान को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, यानी कि इस विज्ञान को मानने से इनकार कर दिया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट विज्ञान निकल कर आया 16वीं सदी के अंत में और 17वीं सदी के शुरू में, वो कौन सा विज्ञान था दोस्तों, मन और मस्तिष्क का विज्ञान। मन और मस्तिष्क का विज्ञान। मन और मस्तिष्क का विज्ञान देने वाला व्यक्ति कौन था, पोम्पोनोजी। पोम्पोनोजी पोम्पोनोजी कहाँ का था दोस्तों, ये इटली का एक मनोवैज्ञानिक था, इटली का एक मनोवैज्ञानिक था। और इसके साथ जो इसके समर्थन करता थे वो थे रिचेरी, जॉन लॉक। ये जो व्यक्ति थे वो इसके समर्थन करता थे, यानी कि इटली की इस पोम्पोनोजी की विचारधारा से इस विचारधारा को क्या करते, मानते थे, इस विचारधारा के समर्थन करता थे। तो इसलिए पोम्पोनोजी ने कहा कि हम आत्मा से किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को नहीं जान सकते, हम आत्मा से नहीं समझ सकते किसी व्यवहार को, तो हमें उसके मन और मस्तिष्क को पढ़ना पड़ेगा किसी व्यक्ति के। इसलिए क्या हुआ, इस मन और मस्तिष्क को पढ़ने के लिए इस पोम्पोनोजी ने ये विज्ञान लेकर आया। तो दोस्तों क्या हुआ, इस पोम्पोनोजी के सामने भी सेम वही प्रश्न उठा कि मन और मस्तिष्क। आप एक बात जरूर याद रखना कि मनोविज्ञान को शुरू से लेकर जब एंड तक हम जब मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो इस मस्तिष्क को ही क्या कहा जाता है, मन कहा जाता है। मनोविज्ञान की भाषा में इस मस्तिष्क को ही क्या कहा जाता है, मन कहा जाता है, पूरी मनोविज्ञान के अंदर अंत तक। तो दोस्तों सबसे पहले इस मन और मस्तिष्क, और एक बात और याद रखना, जब इस साइकोलॉजी शब्द का जब वर्गीकरण की जब बात आए, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि साइकोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है, साइकी का अर्थ क्या होता है और लॉजिक्स का अर्थ क्या होता है। तो जब साइकोलॉजी को हम अलग अलग करते हैं तो दोस्तों हमारे सामने दो शब्द निकल कर आते हैं, साइकी प्लस लॉग्स।
ये दो शब्द निकल कर आते हैं। और यहाँ पूरी मनोविज्ञान में शुरू से एंड तक इस वर्गीकरण के अंदर हमें साइकी शब्द के दो अर्थ मिलेंगे। जो पहला अर्थ जो इसका है वो है आत्मा। पहला अर्थ क्या था? आत्मा। इस आत्मा शब्द को देने वाला व्यक्ति कौन था? इस साइकी को आत्मा किसने कहा? इस अरस्तु ने कहा। यानी कि सबसे पहले अरस्तु ने इस साइकी शब्द का, साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण कर कर इस साइकी शब्द को क्या माना? आत्मा नाम दिया। और इस लोगस को क्या कहा कि अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना। अध्ययन करना यानी कि आत्मा का अध्ययन करना ही क्या है? साइकोलॉजी है। फिर उसके बाद में जब कॉम्पोलॉजी जब अपना मन और मस्तिष्क का विज्ञान लेकर आया तो दोस्तों इसने साइकोलॉजी शब्द की आत्मा को हटाकर इसने क्या कर दिया? मन। इसने कहा कि मन का अध्ययन करना, यानी लोगस का अर्थ क्या था? अध्ययन करना ही माना इसने। और साइकी का शब्द इसने क्या कर दिया? मन कर दिया। तो दोस्तों मनोविज्ञान के अंदर इस साइकोलॉजी शब्द के हमें दो ही वर्गीकरण मिलेंगे, दो ही अर्थ मिलेंगे इस साइकी शब्द के पूरी मनोविज्ञान के अंदर। तो पहला अर्थ जो है वो हमें याद रखना है कि आत्मा है, और जो किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। और जो दूसरा अर्थ जो है वो मन है, और मन किसने दिया था? इस पोम्पोनोजी ने दिया था, जो इटली का था। तो दोस्तों ये था पोम्पोनोजी की विज्ञान, यानी कि मन और मस्तिष्क का विज्ञान। और इस मनोविज्ञान के अंदर इस पोम्पोनोजी के सामने भी ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ कि मन और मस्तिष्क को हम कैसे पढ़ सकते हैं? एक व्यक्ति के व्यवहार पर उसके मस्तिष्क का क्या केंद्रण है? उस मस्तिष्क के अलावा भी उसके अंदर बहुत सी अन्य क्रियाएं होती है, परंतु इसने सिर्फ एक मस्तिष्क को केंद्र माना। क्योंकि जब हम आत्मा की बात करें या हम व्यक्ति की बात करें तो उसके दो अर्थ निकलकर सामने, एक आध्यात्मिक होता है, एक मानसिक होता है। तो इसने सिर्फ मानसिक केंद्रण की बात की, आध्यात्मिक केंद्रण की बात नहीं की। और इसलिए इसके विज्ञान को क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। इस विज्ञान को भी मानने से इनकार कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों क्या था? उसके बाद जो तीसरा विज्ञान हमारे सामने निकलकर सामने आया वो था हमारा दोस्तों चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान। और चेतना का विज्ञान जो आया था वो हमारे 18वीं सदी या 17वीं सदी के अंत में, 17वीं सदी के अंत तक इस चेतना के विज्ञान को लेकर आने वाले व्यक्ति कौन थे? विलियम वुंट। विलियम वुंट। और विलियम वुंट के सहयोगी थे विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स की एक पुस्तक थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। इसकी पुस्तक थी विलियम जेम्स की प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जिसके अंदर इसने चेतना के विज्ञान का समर्थन किया था। इस विलियम वुंट की चेतना के विज्ञान का क्या किया था? समर्थन किया था। और इस विलियम वुंट जो था जिसने सबसे पहले 1879 के अंदर एक शहर था जर्मनी का एक शहर था लिप्जिंग नामक एक शहर था, जिस शहर के अंदर इसने सबसे पहले क्या किया? इस मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की शुरुआत की। क्या की? प्रयोगशाला की शुरुआत की। यानी कि सबसे पहली प्रयोगशाला जो मनोविज्ञान की बनी थी वो मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला इस विलियम वुंट ने 1879 के अंदर लिप्जिंग नामक शहर, जर्मनी के इस लिप्जिंग नामक शहर पर इस सबसे पहले इस प्रयोगशाला की शुरुआत की। और इस प्रयोगशाला में इस मनोविज्ञान के अंदर इस चेतना शब्द की का वैज्ञानिक अध्ययन करना शुरू किया। परंतु इस चेतना शब्द के अंदर भी क्या बहुत सी त्रुटियां थी, यानी कि बहुत से सवाल इस शब्द पर भी उठे थे। और 1879 के बाद में, और एक बात और रखना, अब बात आती है मनोविज्ञान के जनक की। मनोविज्ञान के जनक की जब हम बात करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले मनोविज्ञान का जनक कौन था, और हमारे सामने 3 प्रश्न होते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का जनक। दूसरा प्रश्न जो उठता है वो है मनोविज्ञान की जननी। और एक प्रश्न और आता है, वो आता है मनोविज्ञान का आधुनिक जनक।
तो दोस्तों ये 3 प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला यहाँ से कि मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो सबसे पहले इस मनोविज्ञान को पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों, आपको मैंने बताया था वो था अरस्तु। यानी कि अरस्तु ही जो था जिसने सबसे पहले इस मनोविज्ञान को पृथक रूप से पढ़ने की कोशिश की। उसके बाद जननी कौन होती है, माँ। माँ यानी कि जो जन्म देती है। जन्म किसने दिया इस मनोविज्ञान को, तो मनोविज्ञान को जो जन्म दिया था वो दर्शन शास्त्र ने दिया था। यानी कि दर्शन शास्त्र से ही तो निकल कर ये आपके सामने आई ना, हमें ये पढ़ने को मिली। तो दर्शन शास्त्र क्या हुई, इसकी जननी हुई। अब बात करते हैं मनोविज्ञान के आधुनिक जनक की। यानी कि सबसे पहले 1879 के अंदर इस मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की शुरुआत किसने की थी, विलियम वुंट ने की थी। और विलियम वुंट ने 1880 के अंदर अपने प्रयासों के आधार पर इस मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया। यानी कि स्वतंत्र रूप से इसे पढ़ने के लिए इसे एक विषय का दर्जा दिला दिया। अब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का अंग नहीं रहा, अब मनोविज्ञान खुद एक विषय बन गया। यानी कि उसकी एक प्रयोगशाला, जब उसकी एक प्रयोगशाला बन गई, उसका अध्ययन जब अलग से होने लगा तो उसको स्वतंत्र विषय का दर्जा भी इस विलियम वुंट ने दिला दिया। जब इसको स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाने वाला यह व्यक्ति था, तो ये व्यक्ति ही विलियम वुंट ही क्या बन गया, मनोविज्ञान का आधुनिक जनक बन गया। मनोविज्ञान का आधुनिक जनक बन गया। यानी कि चेतना का विज्ञान तो ये लेकर आया ही था, पर इसने 2 बहुत महत्वपूर्ण काम किए थे। क्या, 1879 में लिपजिंग नामक शहर में इसने सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की शुरुआत की, और दूसरी 1880 के अंदर स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया। इसलिए इसे मनोविज्ञान का आधुनिक जनक कहा जाने लगा। अब बात आती है इस मनोविज्ञान के अंदर चेतना के विज्ञान की। अब बात करते हैं हम इस चेतना के विज्ञान की। तो दोस्तों चेतना के विज्ञान के अंदर इसकी चेतना शब्द की बहुत सी निंदाएं हुई थी। जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसकी निंदा होना बहुत ही जरूरी है। विलियम वुंट ने 2 अच्छे काम किए थे, परंतु ये चेतना शब्द किसी को अच्छा नहीं लगा। और जो जिसको अच्छा नहीं लगा वो व्यक्ति कौन था, विलियम मैकडूगल। ये जो व्यक्ति था वो इसका दुश्मन था। यानी कि ये मान सकते हो इसकी विचारधारा से सहमत नहीं था। इस विलियम मैकडूगल को ये चेतना शब्द बहुत ही अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए इसने 1908 के अंदर अपनी एक पुस्तक थी जिसका नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इस आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के पेज नंबर 32 पर इस चेतना शब्द की क्या की, निंदा की। चेतना शब्द की निंदा की। क्योंकि इसने विलियम मैकडूगल ने चेतना शब्द की निंदा क्योंकि सिगमंड फ्राइड नाम का एक व्यक्ति था जिसका बहुत ही नाम आएगा आगे चलकर। जितना मनोविज्ञान पढ़ेंगे ना, बार बार ये व्यक्ति हमारे सामने आने वाला है। तो दोस्तों सिगमंड फ्राइड जो था, इस सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई थी। कितनी? 3 अवस्थाएं हमारे सामने बताई थी। मन की 3 अवस्थाओं में सबसे पहले जो अवस्था थी वो थी चेतन मन अवस्था, और जो दूसरी अवस्था थी वो थी अचेतन मन अवस्था, और तीसरी जो अवस्था थी वो थी अर्धचेतन अवस्था। इन तीनों का महत्व इसने बताया था एक व्यक्ति के व्यवहार के अंदर, कि व्यक्ति जो कुछ याद करता है या कुछ भी देखता है तो सबसे पहले उसके अंदर जो स्टोरेज होती है वो चेतन मन में होती है। यानी कि जब तक वो व्यक्ति वो कार्य कर रहा है तब तक उसके अंदर क्या है, वो ये काम करेगा, चेतन मन उसका काम करेगा। जब वो व्यक्ति वो काम छोड़ देगा तो वो फिर कहां चली जाएगी, अचेतन मन में चली जाएगी। और ये जो अर्धचेतन होता है ये इन दोनों के बीच का भाग है। कई बार हम एग्जाम सेंटर में बैठे होते हैं और हम कहते हैं कि यार ये तो चीज मैंने पढ़ी थी और मेरे को याद नहीं आ रही,
कुछ कुछ याद आता है, कुछ कुछ याद नहीं आता, यानी कि बीच का रहता है। तो वो ये जो अवस्था होती है वो अर्ध चेतन की अवस्था होती है। तो ये तीन अवस्थाओं से मिलकर क्या बना है, हमारा मस्तिष्क बना है। इसलिए इस विलियम मैकडूगल ने कहा कि हम चेतना का विज्ञान, यानी कि एक चेतना को पढ़कर हम मनोविज्ञान का कैसे हम अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए इस मैकडूगल ने क्या कहा, इस चेतना शब्द की घोर निंदा की कि ये चेतना शब्द जैसे शब्द अगर हमारे मनोविज्ञान में आते हैं तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, इसलिए इसने निंदा की थी। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि इस तीनों को समझने की कोशिश करें कि चेतन मन क्या है। जो काम हम कर रहे हैं मौजूदा कंडीशन में, अगर जो काम हम कर रहे हैं वो काम सबसे पहले कहाँ रहेगा, हमारे चेतन मन में। यानी कि हम काम कर रहे हैं तो वो दिमाग में चलता रहेगा। तो अगर वो चीज याद है तो वो हमारी चेतन मन की अवस्था है। अगर उन चीजों को, अगर एक व्यक्ति कोई काम को छोड़ देता है, यानी कि हर समय चेतन मन में कोई भी बात नहीं रहती है, शुरुआत में चेतन मन में रहती है, परंतु हमारे दिन के अंदर जितनी भी बातें होती है वो अंत में जब हम काम करते जाते हैं और आगे निकलते जाते हैं तो सारी चीजें कहाँ चली जाती है, इस अचेतन मन में चली जाती है। और जब हम दोबारा कोई काम करते हैं तो वो अचेतन मन से निकलकर चेतन मन में आती है बातें, चेतन मन में ज्यादा बातें नहीं रहती। अब एक व्यक्ति की आदत की अगर हम बात करें तो दोस्तों सबसे पहले जो आदत होती है वो हमारी अचेतन मनों में रहेगी, क्योंकि आदत है, आप काम करोगे वो आदत आपको पड़ी, हर टाइम तो वो आपके साथ नहीं रहने वाली, इसलिए वो चीज अचेतन मन में एक बार स्टोर हो जाती है और जब आप उस चीज को करने जाते हो तो वो चीज निकल कर कहाँ आ जाती है, आपके चेतन मन में आ जाती है। तो ये थे, इसलिए इस चेतना का विज्ञान को भी क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया 18वीं सदी के अंत में जाकर, यानी कि 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के शुरुआत के अंदर इसे चेतना के विज्ञान को क्या कर दिया गया, मनोविज्ञान से हटा दिया गया कि ये चेतना का विज्ञान कहकर हम मनोविज्ञान को शर्मिंदा नहीं कर सकते, इस विलियम मैकडूगल के अनुसार। उसके बाद दोस्तों क्या निकल कर सामने आया, जब इस चेतना के विज्ञान यानी कि चेतना, आत्मा, सबसे पहले हम बात करेंगे आत्मा, मन और चेतना, इन तीनों का क्या था, कोई स्थूल रूप नहीं था, कोई स्थूल रूप नहीं था और ना ही इनका कोई मूर्त रूप था। इसलिए इन तीनों को क्या कर दिया गया, मनोविज्ञान से हटा दिया गया, इन्हें विज्ञान शब्द से अलग कर दिया गया, विज्ञान में इनका अध्ययन नहीं किया जा सकता। और फिर हमारे सामने क्या शब्द आया, व्यवहार शब्द आया। और व्यवहार शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो इस विलियम मैकडूगल ने इस मनोविज्ञान के अंदर अपनी इस पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के अंदर इस व्यवहार शब्द का सबसे पहले क्या किया, प्रयोग किया, व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। तो दोस्तों याद रखना ये बात कि सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था, विलियम मैकडूगल था। व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था, विलियम मैकडूगल था। और फिर उसके बाद जो व्यवहार का विज्ञान सामने निकल कर आया, व्यवहार का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान जो हमारा लेकर आए थे वो थे जेबी वॉटसन। और जेबी वॉटसन के साथ में जो अन्य मनोवैज्ञानिक थे वो थे वुडवर्थ और थे स्किनर। सारे स्किनर को तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। व्यवहारवाद के अंदर जब इसके हम सिद्धांत पढ़ेंगे तब हम इस स्किनर को भी पढ़ेंगे और इस सबको पढ़ेंगे। उस समय क्या है, जेबी वॉटसन, यानी कि दो चीजें निकलकर सामने आई कि व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया, 1908 में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में विलियम मैकडूगल ने किया। उसके बाद व्यवहार का विज्ञान लेकर आने वाले व्यक्ति कौन थे, तो व्यवहार का विज्ञान लेकर आने वाले वो व्यक्ति जो थे वो जेबी वॉटसन थे। और जेबी वॉटसन का सहयोग किया था इस मैकडूगल ने, क्योंकि ये व्यवहार शब्द से क्या था, परिचित था, इसलिए इसने जेबी वॉटसन का सहयोग किया था इस विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इस विज्ञान को हम आगे पढ़ने से पहले देखते हैं कि जब 20वीं सदी के अंदर जब ये विज्ञान आया तो इस विज्ञान से बहुत से लोग परिचित हो चुके थे और फिर हमारे सामने एक मनोविज्ञान का एक विस्तृत रूप हमारा समझ में आने लगा हमें कि जब एक व्यक्ति के व्यवहार को अगर हमने समझ लिया, उसके व्यवहार हमारे दो तरह से हो सकते हैं। व्यवहार हमारे दो तरह से हो सकते हैं। एक जो अर्थ होता है व्यवहार के अंदर, वो हमारा व्यवहार दो चीजों पर टिका होता है। एक तो होता है वातावरण,
एक होता है वातावरण और दूसरा होता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम, इन दोनों पर क्या है कि हमारा व्यवहार टिका होता है। वंशानुक्रम के अंदर क्या होता है कि हमारी बुद्धि क्या होती है, वंशानुक्रम होती है। बुद्धि के अलावा हमारी जो शारीरिक संरचना है, शारीरिक संरचना के अलावा हमारे जो लिंग है, हमारा जो लिंग होता है पुरुष या महिला का, वो हमारा क्या होता है, वंशानुक्रम पर डिपेंड होता है। उसके अलावा हमारा वातावरण क्या है, हमारी चेतना, हमारे स्मरण शक्ति, हमारी सोचने की शक्ति, जो भी जितने भी हमारे अन्य संज्ञानात्मक प्रकार के जो अर्थ होते हैं, हमारा आदत, हमारा संवेग, ये सब चीजें क्या होती है, ये वातावरण पर डिपेंड होती है। इसलिए व्यवहार को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, वातावरण के आधार पर और वंशानुक्रम के आधार पर। इन दोनों का हमारे शरीर में 50-50% क्या होता है, योगदान होता है। और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है हमारे व्यवहार के ऊपर, वो इस वातावरण का पड़ता है। वंशानुक्रम में अगर आप एक मानव के घर पे जन्म लो और अगर आप जन्म लेने के तुरंत बाद जंगल में आकर रहने लग जाओ तो आप जंगली बन जाओगे, क्योंकि आपके ऊपर वातावरण का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। इसलिए इस व्यवहार को इन दो भागों में बांटकर पढ़ा जाने लगा। तो ये था मनोविज्ञान का बच्चों सामान्य परिचय। अब हम थोड़ी सी परिभाषाओं की बात कर लेते हैं कि मनोविज्ञान के अंदर किस किस मनोवैज्ञानिक ने परिभाषाएं दी थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेम्स ड्रेवर की। जेम्स ड्रेवर की जो परिभाषा है वो दोस्तों को है वातावरण के साथ समायोजन करने की क्रिया व प्रतिक्रिया, यानी कि वातावरण के साथ समायोजन करने की जीव की जो क्रिया और प्रतिक्रिया होती है वो क्या होती है, मनोविज्ञान है। वो क्या है, व्यवहार है। यानी कि वातावरण के साथ समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट, समायोजन करने की जीव की क्रिया प्रतिक्रिया क्या है, उसका व्यवहार है। प्रतिक्रिया ही उसका व्यवहार है। ये तो है व्यवहार की परिभाषा, ठीक है। हकीकत क्या है, जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा व्यवहार की परिभाषा के अंदर कि वातावरण के साथ अगर कोई जीव एडजस्टमेंट करता है और फिर वो कोई क्रिया करता है या अंतर क्रिया करता है या कोई प्रतिक्रिया करता है तो वो चीज क्या है, उसका व्यवहार है। अगर वो कोई काम करता है उस वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करके तो वो उसका क्या है, व्यवहार है। उसके बाद मनोविज्ञान की परिभाषा की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉटसन की परिभाषा। वॉटसन की परिभाषा, तो वॉटसन की जो परिभाषा है वो है मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ठीक है। उसके बाद में यानी कि पॉजिटिव विज्ञान है, हम इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव विज्ञान है। यानी कि हम सारी चीजें पॉजिटिव लेकर चलेंगे, व्यवहार के अंदर जितनी भी चीजें होती है वो हमारी पॉजिटिव होती है और उस पॉजिटिव चीज को, थिंकिंग को क्या कहते हैं, हम मनोविज्ञान कहते हैं। उसके बाद जो है मनोविज्ञान, उसके बाद जो अगली परिभाषा है वो है स्किनर की। स्किनर क्या कहता है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान, व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। यानी कि व्यवहार कैसे, हम जो क्रिया करते हैं वो हमारा व्यवहार है। अनुभव जो हमारी आदतें बनेगी, यानी कि किसी काम को करते 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 के क्या होगा कि एक टाइम आएगा जब उस चीज का हमें ज्ञान हो जाएगा और हमें उस चीज का अनुभव हो जाएगा तो वो मनोविज्ञान कहलाता है। हमें उन चीजों का हम इस मनोविज्ञान के अंदर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है बच्चों वो है वुडवर्थ की परिभाषा। वुडवर्थ की परिभाषा, वुडवर्थ क्या कहता है कि मनोविज्ञान परिवेश के संबंध में, मनोविज्ञान परिवेश के संबंध में, सबसे पहले मनोविज्ञान
परिवेश के संबंध में, परिवेश यानी कि हमारा वातावरण, परिवेश के संबंध में व्यक्ति की प्रतिक्रिया है, यानी कि मनोविज्ञान परिवेश के संबंध में व्यक्ति की प्रतिक्रिया है या उसके परिवेश के संबंध में की गई क्रियाओं का विज्ञान है, या हम ये कह सकते हैं मनोविज्ञान के तहत परिवेश के संबंध में की गई क्रियाओं का विज्ञान है। तो दोस्तों ये जो तीन परिभाषाएं हैं वो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है इस मनोविज्ञान की परिभाषाओं के अंदर। सबसे पहले वॉटसन ने क्या कहा कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का धनात्मक या पॉजिटिव विज्ञान है। स्किनर ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। फिर वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान परिवेश के संबंध में व्यक्ति की गई क्रियाओं का विज्ञान है। तो ये तीन परिभाषाएं थी। उसके बाद हम बात करते हैं मनोविज्ञान के निष्कर्ष की। जब हम इस मनोविज्ञान के परिचय को पढ़ते हैं तो निष्कर्ष क्या निकलता है, कि क्या निष्कर्ष निकलेगा। तो सबसे पहले तो एक बात अगर आपको मैंने नोट लगा के लिख लेना अपने नोट्स के अंदर कि विलियम, एक व्यक्ति था जिसका नाम था वुडवर्थ, एक व्यक्ति था वुडवर्थ, एक कथन है ये याद रखना, वुडवर्थ। और ये कहाँ का था, ये अमेरिका का था। और इस वुडवर्थ नामक इस एक व्यक्ति ने क्या कहा कि मनोविज्ञान के ऊपर इसने एक कथन दिया था। उसमें इसने कहा कि जो मनोविज्ञान है उसने सबसे पहले, मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर मन को त्यागा, फिर अपनी चेतना खोई, और फिर आज वर्तमान युग में व्यवहार की विधि को अपनाता है। यानी कि सबसे पहले इस मनोविज्ञान के पूर्ण जो इसका अर्थ था, यानी कि पूर्ण इसकी जो इतिहास था, उस इतिहास के ऊपर इसने कहा कि मनोविज्ञान के अंदर सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, और फिर अपनी चेतना को खोया, और वर्तमान युग में आज व्यवहार की विधि यानी उसके कानून को अपना रहा है। तो ये था वुडवर्थ का एक कथन। उसके बाद जो हमारा निष्कर्ष ये निकलकर सामने आता है कि मनोविज्ञान के अंदर एक व्यक्ति के व्यवहार यानी कि उसके वातावरण पर डिपेंड, उसके संवेगात्मक व्यवहार और उसके आंतरिक व्यवहार, इन दोनों चीजों को यानी कि उसके मानसिक व्यवहार और उसके संवेगात्मक व्यवहार या शारीरिक व्यवहार, उन सभी चीजों को अध्ययन करके हम इस मनोविज्ञान को अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये था मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ भी अच्छा, अगर इसमें कुछ भी बदलाव चाहिए तो आप इसमें हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नया टॉपिक लेकर आपके सामने। धन्यवाद।